Hello students, like in the previous video I have promised that in the next video we are going to discuss about the isobars. So today we will discuss what is the difference between isotopes and isobars. Isotopes के बारे में तो हमने previous 2-3 वीडियोस में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं, उनके क्या क्या एग्जांपल्स थे, कौन कौन सी स्पीशीज थी. जैसे क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स थे, उनका एवरेज एटॉमिक मास 35.5 यू ही क्यों होता है. दिस ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो, बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन अ न्यू टॉपिक दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स. ओके, लाइक आइसोटॉप्स में मैंने आपको समझाया था, जैसे हाइड्रोजन का था तो 1 1 1 2 1 3, वो स्पीशीज जिनका एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है. ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है, इनको तो आप आइसोटॉप्स की कैटेगरी में डालते हो. मतलब इनका Z सेम है बट इनका A डिफरेंट है. Z का मतलब आपको पता है एटॉमिक नंबर और A का मतलब मास नंबर. ये रिप्रेजेंटेशंस है, आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, लेकिन जब आप डिस्कस करते हो आइसोबार्स के बारे में तो यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है. आइसोबार्स का Z डिफरेंट होता है, आइसोबार्स का Z डिफरेंट होता है और आइसोबार्स का A सेम होता है. अगर हम 1 to 20 में ही बात करें तो हमारे पास 2 एलिमेंट हैं, एक है आर्गन और दूसरा है कैल्शियम. अब जब आप आर्गन का एटॉमिक नंबर देखोगे तो क्या होता है 18, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 20, आर्गन का मास नंबर क्या होता है 40, कैल्शियम का मास नंबर क्या होता है 40. तो अब आप देखो मास नंबर सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है. ऐसी स्पीशीज जिनके मास नंबर सेम हो बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, उनको हम कैटेगरी में डालते हैं आइसोबार्स. ठीक है, तो माइंड में क्लियर रखना डिफरेंसेस भी और एग्जाम्पल्स भी. अगर आइसोटॉप के एग्जाम्पल पूछे हैं तो प्रोटियम, ड्यूट्रियम, टाइटेरियम. ठीक है, या फिर जो मैंने कल बताया था Cl35, Cl37. ठीक है, क्योंकि इनके भी एटॉमिक नंबर सेम थे, मास नंबर डिफरेंट थे. लेकिन आइसोबार्स की जब बात करेंगे तो वो उल्टा हो जाएगा, वहाँ पे मास नंबर सेम रहते हैं, एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहते हैं. इसका मतलब एक चीज़ जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि आइसोबार्स के केस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा अलग अलग होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही एटॉमिक नंबर डिसाइड करते हैं. ओके, सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स. Yes, today we are going to discuss one more topic in this video only, that is applications of isotopes. Applications of isotopes. Applications means uses. Isotopes की बहुत सारी applications हैं, मेडिकल इंडस्ट्रीज के अंदर भी, पाइपलाइंस इंडस्ट्रीज के अंदर भी. ठीक है, न्यूक्लियर जनरेटर्स के अंदर भी, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर भी. देयर आर सो मेनी एप्लीकेशन, बहुत सारे यूजेस हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे. सबसे पहले डिस्कस करते हैं यूरेनियम 235. अब देखो ये लिखने का तरीका, यूरेनियम 235 मतलब यूरेनियम जिसका मास है 235. ठीक है, जो रेडियो आइसोटॉप्स है उनकी बात कर रहे हैं हम, उनकी एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं. यूरेनियम 235 is used to generate electricity. How? By the help of nuclear power plants. अब यूरेनियम का जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत हैवी होता है. अब आप खुद देख लो, मास 235 है तो अंदाजा लगा लो कितना हैवी होगा. ठीक है, जब एक बड़ा न्यूक्लियस छोटे छोटे न्यूक्लियाइज में टूटता है, उसमें से एनर्जी रेडिएट होती है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन. और जब ये रिएक्शन होती है तो बहुत सारी हीट निकलती है, बहुत सारी एनर्जी निकलती है. उस एनर्जी को अगर आप टरबाइन से कनेक्ट कर दो, ठीक है, टरबाइन ऐसे होते हैं ब्लेड्स जैसे, तो टरबाइन, अब आपको पता है इतनी सारी हीट एनर्जी निकली है, इट विल लीड्स टू काइनेटिक एनर्जी एंड ड्यू टू दैट काइनेटिक एनर्जी दिस टरबाइन विल मूव.
इस टरबाइन से क्या कनेक्टेड होता है, इस टरबाइन से कनेक्टेड होता है शाफ्ट। ठीक है, अब शाफ्ट किससे कनेक्टेड होता है, शाफ्ट कनेक्टेड होता है जनरेटर से। अब देखो, अगर आपने थर्मल पावर प्लांट की नॉलेज अगर आपको है, थर्मल पावर प्लांट में क्या होता था कि हीट की वजह से, कोई सी भी हीट हो, अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में आपको पता है तो वाटर की हेल्प से टरबाइन को घुमाते थे, उससे टरबाइन घूमता था, टरबाइन से शाफ्ट कनेक्टेड होता है, शाफ्ट से जनरेटर, और जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ठीक है, इट विल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो अब यहाँ पे जो एनर्जी आई वो किस वजह से आई, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन की वजह से आई। इस एनर्जी को आप बोलोगे न्यूक्लियर एनर्जी, और इस टाइप के प्लांट सेटअप को आप बोलोगे न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसका मतलब आपने यूरेनियम 235 यूज किया, उसका बड़ा सा न्यूक्लियर छोटे छोटे न्यूक्लियाई में टूटा, बहुत सारी एनर्जी रेडिएट हुई, उस एनर्जी की वजह से टरबाइन घूमी, टरबाइन शाफ्ट से कनेक्टेड है, शाफ्ट से जनरेटर कनेक्टेड है, जनरेटर विल जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। दिस वॉज द फर्स्ट एप्लीकेशन जिसके अंदर आपने यूरेनियम की हेल्प से, ऐसे प्लूटोनियम की भी आइसोटॉप होती है, उसमें भी वो भी हेल्प करता है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन द केस ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। अब देखो, किसी भी रिसोर्स को यूज करने का नजरिया आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसी एलिमेंट से, ठीक है, इसी आइसोटॉप से आप न्यूक्लियर बॉम्ब भी बना सकते हो, एटम बॉम्ब भी बना सकते हो, और इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हो। तो वो आपका माइंडसेट डिसाइड करेगा कि आप उस चीज़ को पॉजिटिव वे में यूज़ करोगे या नेगेटिव वे में। अगर आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो वो मान लो किसी का ब्रेकअप हो गया, तो फिर उस एनर्जी को आपने डिप्रेस होके, है ना, नेगेटिव एडिक्शन में जाके वहाँ चैनलाइज करना है, या आपने उसको सही जगह चैनलाइज करना है, जिम में अपनी बॉडी बिल्डअप करनी है। तो दैट इज ऑन यू। कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई लोग अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो कर लेते हैं। तो जिसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा है उसको खुद चैनलाइज करना है, कैसे एनर्जी को किस पर्पस के लिए लगाना है। ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट एप्लीकेशन। पहली एप्लीकेशन क्या थी, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय सेटिंग अप न्यूक्लियर पावर प्लांट। दिस वाज द फर्स्ट एप्लीकेशन। ठीक है, प्लूटोनियम और यूरेनियम दोनों इसके अंदर यूज होते हैं। ठीक है, यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239। ठीक है, उसके बाद मेडिकल इंडस्ट्रीज के अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा यूजेज है। ठीक है, इवन तो मेडिकल इंडस्ट्रीज के अंदर और कार्बन डेटिंग के अंदर, जैसे कार्बन डेटिंग की मैं आपको बात करती हूँ, C14 कार्बन की आप आइसोटॉप डिस्कस करेंगे। ठीक है, कार्बन आपको पता है CCC 666 12 13 14। तो ये जो है C14, इस C14 की एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है कि ये जो C14 है ये एक प्रोसेस के अंदर काम आता है जिसको आप बोलते हैं कार्बन डेटिंग। ठीक है, कार्बन डेटिंग C14 मतलब कार्बन की वो आइसोटॉप जिसका मास नंबर 14 है, उसको आप यूज कर सकते हो फॉर कार्बन डेटिंग। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कार्बन डेटिंग? कार्बन डेटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप किसी भी चीज की डेट का पता लगा सकते हो कि ये चीज कितनी पुरानी है। जैसे मान लो आप फॉसिल फ्यूल्स की स्टडी कर रहे हो, तो आप उसको देख के बता सकते हो कि ये जो बोन है ये कितने साल पुरानी है। आप किसी भी वुड की एज बता सकते हो। आप अपने घर की अलमीरा की जो वुड है, कोई भी वुड है, कोई भी फॉसिल फ्यूल है, उस चीज़ की एज बता सकते हो, कितने ईयर्स पुरानी ये चीज़ है। उस स्टडी के लिए, रिसर्च पर्पस के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, सो दिस वॉज द यूज ऑफ C14। ठीक है, उसी तरीके से होता है आयोडीन 131। ठीक है, आयोडीन 131 का एक बहुत अच्छा यूसेज है मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर। आयोडीन 131 उन लोगों के लिए यूज किया जाता है जिनको एक डिजीज होती है, उस डिजीज को हम बोलते हैं गॉइटर। अब गॉइटर किसको होती है? गॉइटर उस इंसान को होती है जिसकी बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो। अब देखो, ये एक पूरा फ्लो चार्ट है, इसको ध्यान से समझना, बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर जिसकी बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी है, उसकी बॉडी में एक हार्मोन होता है थायरॉक्सिन हार्मोन। उसकी बॉडी में इस थायरॉक्सिन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है। थायरॉक्सिन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आपकी थायराइड ग्लैंड
आपकी थायराइड ग्लैंड ही हार्मोन सिक्रीट करती है, आपकी थायराइड ग्लैंड ढंग से काम नहीं कर रही है। अगर आपकी बॉडी के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो गई है, बिकॉज दिस हार्मोन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं इसकी, डाइजेशन कंट्रोल करना, उसको रेगुलेट करके रखना, कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन्स की, कार्ब्स की डाइजेशन को कंट्रोल करके रखना, आपका बॉडी टेम्परेचर, बहुत सारे इस हार्मोन के जो हार्मोनल फंक्शंस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हार्मोन है ये, ठीक है। अब आपकी थायराइड ग्लैंड ढंग से काम नहीं कर रही क्योंकि बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी है। थायराइड ग्लैंड ढंग से काम नहीं करती, जब भी बॉडी में कोई ऑर्गन ढंग से काम नहीं करता तो उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वो चीज़ सूज जाती है, तो उसकी थायराइड ग्लैंड जो है वो स्वेल हो जाती है उस इंसान की जिसमें ये कमी है, और उसी डिजीज को आप बोलते हो गोइटर, ठीक है। अब गोइटर को डील कैसे करोगे? प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई थी? आयोडीन की डेफिशिएंसी से। अब आयोडीन की डेफिशिएंसी से प्रॉब्लम शुरू हुई है तो आयोडीन ही इसको रिजॉल्व करेगा, आयोडीन का आइसोटॉप इसे रिजॉल्व करेगा। तो उसके अंदर हम आयोडीन 131 का यूसेज करते हैं, जिससे मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर ये पाया गया है कि आप इस गोइटर डिजीज को क्योर कर सकते हो। बाकी जितनी भी एप्लीकेशंस है वो हम पढ़ेंगे कल की वीडियो में। अभी मेडिकल एप्लीकेशंस भी रह रही है और भी कई एप्लीकेशंस रह रही हैं, ठीक है। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज सब्सक्राइब to the channel and support me in the comment section. I'll see you in my next video.